हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब कुशल मंगल होगा आपकी जीवन में। आपने कभी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सुना है। ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एज यू कैन सी, इस डिसऑर्डर में इंस्टेंट हाई एनर्जी और लो एनर्जी और डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये डिसऑर्डर का इस केस से क्या लेना देना है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस डिसऑर्डर के वजह से ही इस लड़की की मौत हुई है, लेकिन ये केस आज तक भी एक मिस्ट्री है। वीडियो को एंड तक देखो, सब समझ जाओगे। वैसे मैंने इस इंसिडेंट को इस वाले वीडियो में भी मेंशन किया था, लेकिन शॉर्ट में। ये इस केस का एक डिटेल्ड वीडियो है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेथ मिस्ट्री ऑफ एलिसा लैम। एलिसा लैम जो एक स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की। वो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ही पैदा हुई थी, पर वो एक चाइनीज सिटीजन थी क्योंकि उसके पेरेंट्स हांगकांग से इमिग्रेंट होके आए थे। जब वो 18 साल की थी तब उसने ब्लॉग स्पॉट पे एक ब्लॉग क्रिएट किया था बाय द नेम ईथर फील्ड्स। 2 साल तक एलिसा ने उस ब्लॉग में कुछ मॉडल्स की फोटोज और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आर्टिकल्स लिखती थी। बेसिकली अपनी मेंटल इलनेस के बारे में वो लिखती थी। उसे बचपन से ही एक डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसके वजह से वो ट्रीटमेंट भी ले रही थी। इस डिसऑर्डर के वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, जिसके कारण वो ज्यादा लोगों से बातें वगैरह भी नहीं करती थी। तो वो अपना ज्यादातर टाइम अपने ब्लॉग्स लिखने में बिताती थी। 2 साल तक ब्लॉग्स लिखने के बाद 2012 उसने एक टम्बलर अकाउंट क्रिएट किया बाय द नेम नोवेल नोवाओ, जिसमें वो अपनी मेंटल इलनेस के बारे में लिखती थी और वो अपनी डेली लाइफ के बारे में भी लोगों को अपनी पोस्ट के थ्रू बताती थी, जैसे उसने आज क्या किया या फिर उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि वो रियल लाइफ में ज्यादा लोगों से बातें नहीं करती थी, तो ये टम्बलर अकाउंट ही उसके लिए सब कुछ था। वहाँ पे वो अपने थिंकिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी। ऐसे करते करते वो 21 साल की हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो एक वैकेशन पे जाएगी और कुछ मेजर सिटीज में ट्रैवल करेगी। वो पहले कैलिफोर्निया जाती है और वहाँ पे कुछ जगह पे घूमती है और वो अपनी ट्रिप की सब फोटोज को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी अपलोड करती थी। जनवरी 26, 2013 को वो लॉस एंजलिस पहुंचती है। वो वहाँ पे एक होटल की तलाश में थी जहाँ पे वो स्टे कर पाए। वो एक सस्ता सा होटल ढूंढ रही थी क्योंकि उसे और भी जगह घूमना था। तो फाइनली उसे एक सस्ता सा होटल मिल जाता है, व्हिच इज स्टे ऑन मेन। तो आगे बढ़ने से पहले इस होटल के बारे में थोड़ा सा इन्फो दे देता हूँ। स्टे ऑन मेन होटल वहाँ का एक फेमस होटल सिसिल होटल का एक पार्ट है। सिसिल होटल लॉस एंजलिस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बट हॉरिफाइड होटल है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही इस होटल का रेपुटेशन इतना खराब था। ये होटल बहुत पुराना होटल था और एक एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस होटल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस होटल ने बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला, जिसके वजह से ये होटल एक एक्सपेंसिव होटल से एक चीप होटल में कन्वर्ट हो गया। फिर वहाँ पे ऐसे लोग रहने लगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट जितने भी क्रिमिनल्स, ड्रग डीलर्स इस सिसिल होटल में रहते थे, क्योंकि ये होटल उनके लिए एक सेफ प्लेस था। तो जिस जगह पे इस तरह के लोग रहते हैं उसका माहौल कैसा होगा वो आप समझ ही गए होंगे। इस होटल में बहुत लंबे टाइम से क्राइम्स होते थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो वहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स भी बेचा करते थे। सो इस होटल का रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, जिसके वजह से ये होटल कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। तो उस होटल के ओनर ने डिसाइड किया कि इस होटल के कुछ पार्ट्स को पूरा एक सेफ पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सिसिल होटल एक 700 रूम वाला होटल था और बहुत बड़ा होटल था। फिर एक सेफ होटल को बनाया गया बाय द नेम स्टे ऑन मेन, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक इन क्राइम से दूर इस होटल में सेफली रह सके। नाउ कम टू द पॉइंट। स्टे ऑन मेन होटल में एलिसा ने कुछ दिनों के लिए बुकिंग कर लिया। पहले तो होटल वालों ने उसे एक जॉइंट रूम दिया था जहाँ पे एलिसा के साथ और कुछ लड़कियां रह रही थी, लेकिन 2 दिनों के बाद ही एलिसा के रूममेट्स ने एलिसा को कोई और कमरा देने के लिए होटल वालों को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि एलिसा कुछ ऑड बिहेवियर कर रही थी। तो होटल वालों ने भी एलिसा को कोई और कमरा दे दिया। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, बट जनवरी 31 आखिरी दिन था जब एलिसा को होटल के स्टाफ्स और दूसरे लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि उसके बाद से ही वो डिसअपीयर हो गई थी। तो 31 जनवरी के बाद से ही एलिसा के तरफ से उसके पेरेंट्स को कोई भी कॉल नहीं किया गया था, जिसके वजह से उसके पेरेंट्स भी काफी परेशान हो जाते हैं और लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके एक कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं और वो लोग भी लॉस एंजलिस के लिए निकल जाते हैं।
पुलिस ने उस होटल में पूछताछ करना शुरू कर दिया तो उन्हें पता चला कि उसको लास्ट टाइम एक बुक स्टोर में एक होटल के स्टाफ ने देखा था, व्हिच इज द लास्ट बुक स्टोर। तो जब पुलिस वालों ने उस बुक स्टोर में पूछताछ किया तो पता चला कि उस दिन वो होटल के स्टाफ और उस बुक स्टोर के ओनर के अलावा एलिसा को किसी ने नहीं देखा था। वो बुक स्टोर से वापस आने के बाद ही गायब हो गई थी। अब एलए पुलिस ने उस होटल को पूरी तरह से जांच किया। होटल के पूरे 700 कमरों को उन्होंने तलाश किया, पर उन्हें ना तो एलिसा कहाँ पे मिली, ना ही कोई भी सुराग जिससे पता चल सके कि एलिसा कहाँ पर है। इधर होटल वाले भी डरने लगे क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस होटल में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम होता है। उस होटल के बगल में ही एक एरिया है जिसका नाम है स्किड रो। वहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक लोग रहते थे। तो होटल वालों को लगने लगा कि शायद एलिसा उस एरिया में चली गई होगी और किसी ने उसकी मर्डर कर दिया होगा। तो पुलिस ने भी उस एरिया की अच्छे से तलाश ली, पर वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब तक ये एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस केस बन गया था। तो एलएपीडी ने भी इस केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। फरवरी 6 तारीख को एलएपीडी ने एलिसा की कुछ पोस्टर्स को उस आसपास के एरिया में लगाया ताकि उन्हें और भी हेल्प मिल सके। फिर एक और हफ्ता बीत गया, पर पुलिस के हाथों अब तक कुछ भी नहीं लगा था। फिर फरवरी 13, 2013 को पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। तो एलएपीडी ने इस वीडियो को पब्लिकली रिलीज कर दिया। ये एक सीसीटीवी फुटेज था एक एलिवेटर का, जहाँ पे एलिसा को लास्ट टाइम देखा गया था। ये एक 4 मिनट का वीडियो था, पर अब अगर आप एलिसा लैम के विकी पेज पे देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ 2.5 मिनट का वीडियो ही मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि पहले जो 4 मिनट का वीडियो अपलोड हुआ था उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स को कट किया गया था, जो कि उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है। पर अब 4 मिनट के वीडियो को कट करके 2.5 मिनट का कर दिया गया है। एनीवेज, चलो पहले इस फुटेज को समझते हैं। ये है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एलिसा को लास्ट टाइम देखा गया था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस फुटेज के साथ कुछ तो छेड़खानी किया गया है, क्योंकि पहली बात तो इस फुटेज में कुछ पार्ट्स को कट किया गया है, और दूसरी बात इस फुटेज में आपको डेट और टाइम नहीं दिखेगा, बिकॉज यूजुअली सीसीटीवी फुटेज में टाइम और डेट को दिखाया जाता है। एनीवेज, आज यू कैन सी एलिसा एलिवेटर में एंटर होती है और कुछ बटन्स को दबाती है, फिर वो एक कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। एंड अब तक ये एक नॉर्मल फुटेज है, पर अब कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड होना शुरू हो जाता है। पहली बात, अब तक एलिवेटर बंद नहीं हो रहा है। आपको पता ही होगा कि एलिवेटर के बटन दबाने के बाद अगर दरवाजे पर कोई इंसान खड़ा नहीं है तो जनरली एलिवेटर का डोर बंद हो जाता है, बट इस केस में ये एलिवेटर बंद नहीं हो रहा है। अब एलिसा कुछ अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। यहाँ पे वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे वो किसी को देख रही है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही है। उसके स्टेप्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से कोई नहीं चलता। इन्हीं मूवमेंट्स के वजह से ही बहुत सारे लोगों ने ये थ्योरी बना लिया था कि शायद ये कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। अब एलिसा एलिवेटर के बाहर जाती है। एट दिस पॉइंट लोगों को यह लगता है कि एलिसा किसी से बात कर रही है, क्योंकि जब वो वापस आती है तो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। एज यू कैन सी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और अब वो एलिवेटर के सारे बटन्स को दबाने लगती है। फिर वो एलिवेटर के बाहर जाती है और कुछ बहुत ज्यादा क्रीपी हरकतें करने लगती है। फुटेज का ये पार्ट बहुत ज्यादा क्रीपी और हॉरिफाइंग है।
फिर वो एलिवेटर के बाहर चली जाती है। इन सब में आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इतना टाइम हो जाने के बाद भी एलिवेटर का डोर बंद नहीं हो रहा है। करीब 3 मिनट के बाद जाके एलिवेटर का डोर बंद होता है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। इससे बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि क्या कोई ऐसी एनर्जी उस एलिवेटर के डोर के बीच में खड़ा हुआ था जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इस फुटेज के रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने लगे। कुछ लोग इसे नेगेटिव एनर्जी से जोड़ने लगे, तो कुछ लोग ये कहने लगे कि इस फुटेज में एलिसा हेलुसिनेट कर रही थी ड्यू टू हर बाइपोलर डिसऑर्डर। और भी एक थ्योरी ये निकल के आई थी कि शायद बाहर कोई सच में खड़ा था और वो एलिवेटर के बटन को कंटिन्यूअसली दबा रहा था, जिसके वजह से वो एलिवेटर बंद नहीं हो रहा था और एलिसा भी डर रही थी। एनीवेज, तो इस फुटेज को लेकर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब सीसिल होटल में कुछ अजीब चीजें हो रहा था। फरवरी 19 को एक कपल जो सीसिल होटल में स्टे कर रहे थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि उनके रूम में पानी का कलर ब्लैक हो गया है और पानी का टेस्ट भी बहुत ज्यादा अलग है। तो उस होटल का एक स्टाफ टॉप रूफ में गया चेक करने के लिए, क्योंकि होटल के रूफ टॉप में पानी का टंकी था जिससे उस होटल के सारे कमरों में पानी का कनेक्शन हुआ था। वो स्टाफ टॉप रूफ की दरवाजे को एक पासकोड की से ओपन करता है, जो कि उस होटल के कुछ ही लोगों को पता था, क्योंकि टॉप रूफ पे होटल के कुछ स्टाफ्स को छोड़ के और किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता था। फिर जब वो स्टाफ एक टंकी की लीड को खोलता है तो टंकी के अंदर का नजारा को देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि टंकी में एलिसा की डेड बॉडी थी और वो कम्प्लीटली नेकेड थी। जो ड्रेस वो एलिवेटर में पहनी हुई थी वही ड्रेस उस पानी के टंकी में तैर रही थी, और ये टंकी का पानी बेसिकली किचन और कुछ गेस्ट के रूम से कनेक्टेड था। ये नजारा देखकर वो स्टाफ जल्दी से सबको बुलाता है और फिर एलिसा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने से पहले लोगों को लग रहा था कि शायद एलिसा को ड्रग दिया गया है और उसकी मर्डर हुई है, पर ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे पुलिस और बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये एक्चुअल में एक सुसाइड है या मर्डर, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे। इनफैक्ट एलिसा के बॉडी पर कोई भी सेक्सुअल असल्ट के निशान या फिर कोई फिजिकल ट्रॉमा के निशान भी नहीं थे। सो ये बात तो क्लियर हो चुका था कि एलिसा को किसी ने मर्डर नहीं किया। बट अभी एक सोचने वाली बात यह है कि मान लो कि एलिसा ने सुसाइड किया था, पर वो टॉप रूफ पे पहुंची कैसे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि टॉप रूफ पे किसी गेस्ट को अलाउ नहीं किया जाता था और टॉप रूफ के डोर को भी पासकोड से लॉक किया गया था। इनफैक्ट उस दरवाजे के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं किया गया था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एलिसा दरवाजे के थ्रू ही टॉप रूफ में गई होगी। और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एलिसा अपनी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए रेगुलरली मेडिसिन ले रही थी, पर उसके गायब होने के 3-4 दिन पहले से ही उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया था। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये आई थी कि शायद वो अपनी दवाइयां ठीक से नहीं लेने के वजह से हेलुसिनेट कर रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उसके रूममेट्स ने कंप्लेन किया था कि वो ऑड बिहेवियर कर रही थी, एंड दिस माइट बी पॉसिबल कि तब भी वो हेलुसिनेट ही कर रही थी और वो एलिवेटर सीन भी एक हेलुसिनेशन ही हो सकता है। बट फिर भी एक बात अभी भी अनसॉल्व है कि वो कैसे टॉप रूफ पे पहुंची, और अगर वो अकेली रूफ पे गई थी तो वो बिना सीढ़ी के इतने बड़े टंकी के ऊपर कैसे चढ़ी, और उस टंकी की लीड को जो बहुत ज्यादा हेवी था उसे भी उसने कैसे हटाया, और वो लीड को फिर से किसने बंद कर दिया। इसको लेकर भी कुछ लोगों ने ये थ्योरी निकाला था कि शायद उस डिसऑर्डर के वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर में इंस्टेंट एनर्जी भी आ जाता है और उस स्टेट में एक इंसान अपने ताकत से ज्यादा कर पाता है। मैं कोरा में कुछ लोगों के ओपिनियंस देख रहा था, तो मेजोरिटी लोग इसे एक वेल प्लान्ड मर्डर कहते हैं, और लोगों का मानना है कि फॉर सम रीजन पुलिस और होटल वालों ने इस केस की असली सच्चाई दुनिया से छुपा के रखा है। एनीवेज, ये तो बस लोगों के अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस हैं, और इस केस के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज है, बट स्टिल ये केस एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जो आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाई। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। नीचे कमेंट करके बताना और कोई ऐसी केस जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और एक एपिक वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।